संविधान के यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सारे आर्टिकल्स कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्ट 4A में एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 51A, और चूंकि इसके आगे ए जुड़ा हुआ है 4A 51A, इसका मतलब जो है ये किसी न किसी संविधान संशोधन से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया होगा। तो एक छोटा सा वीडियो में आर्टिकल नंबर 51A देखते हैं, जिसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। पार्ट 4A, इससे बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो है भारत के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, तो ये किसी न किसी संविधान संशोधन से जोड़ा गया होगा। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है भारत के संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। और इससे पहले कि ये देखें कि अमेंडमेंट 1976 क्या था, क्या-क्या चीज़ें इसमें शामिल की गई, उससे पहले ये भी एक चीज़ देखनी होगी कि ये जो है पार्ट 4A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, ये यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है ना? तो ये भी ध्यान रखना होगा कि जैसे इससे पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि एक तरफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और एक तरफ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है डीपीएसपीज दी गई हैं। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये भारत के नागरिकों को कुछ एक अधिकार देते हैं, कुछ एक ऐसे राइट्स देते हैं जो इनएलिएनेबल हैं, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि इनको जो है किसी भी कानून के माध्यम से, किसी नॉर्मल कानून के माध्यम से छीना नहीं जा सकता, या देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा जिससे मौलिक अधिकारों का या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता हो, उल्लंघन होता हो। तो एक तरफ जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, वहीं दूसरी तरफ जो स्टेट है यानी कि जो भारत सरकार है, एक तरीके से ऐसे मोटा-मोटा समझ सकते हैं कि स्टेट जो है, स्टेट के लिए कुछ एक डायरेक्टिव्स भी प्रोवाइड करता है, जिसके तहत स्टेट जो है भारत के लोगों के लिए, अपने नागरिकों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए कुछ विशेष कानून बनाएगा जिससे उनका वेलफेयर इंश्योर किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। फिर इसी क्रम में एक बहस छिड़ती है कि वेरेवर देयर इज़ अ राइट देयर मस्ट बी अ ड्यूटी। अधिकार जो हैं कर्तव्य के बिना अधूरे हैं। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो ये यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है, जो कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। और जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, तो ये यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि 1970s में 1976 के अराउंड ये 42nd अमेंडमेंट से रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई थी, जिसको हम सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी कहते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी कहते हैं या समिति कहते हैं, ठीक है। इसी समिति के रिकमेंडेशन पे, इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे 42nd अमेंडमेंट जो है भारत के संविधान में लाया गया था। तो ये ध्यान रखना है। तो आपसे अगर डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने का सजेशन किस कमेटी ने दिया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने दिया था। 1976 का जो 42nd अमेंडमेंट है, वो इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे शामिल किया गया था। एक और चीज़ ये ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, ये एनफोर्सिएबल बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ होते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर इनका उल्लंघन होता है, तो आप अदालत में जाके इनको एनफोर्स करवा सकते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल नंबर 32 के अंडर कुछ एक रिट्स, 5 प्रकार के रिट जारी करने के अधिकार दिए गए हैं या शक्ति दी गई है, जिसके तहत जो है आपके फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट सुनिश्चित कर सकती है। जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, ये भी ध्यान रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, ये दीज आर नॉट एनफोर्सिबल बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो है किसी अदालत द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, कानूनी अदालत द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, या इनको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो है नॉन जस्टिसिएबल है, या ऐसे ही नॉन जस्टिसिएबल है, ऐसे लिख सकते हैं कि इनको जुडिशरी द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। क्या क्या हैं ये फंडामेंटल ड्यूटीज़? तो आर्टिकल नंबर 51A ऐसा दिखाई पड़ता है कुछ, कि आर्टिकल नंबर 51A जो है, इसमें इसको हम ABCD करके कुल, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ओरिजिनली आर्टिकल नंबर 51A में ए से लेके जे तक कुल 10 ड्यूटीज़ दी गई थी।
एक और ड्यूटी जो है 51A के जोड़ी गई वाया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से, अमेंडमेंट 2002, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो इस समय जो है टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं, तो इस समय जो है ऐसे लिख लेंगे कि टोटल जो है इनिशियली 10 थे और करंटली कितने हैं, तो इस समय टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं। और जो 11वां ड्यूटी था, 11वां कर्तव्य था, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो क्या क्या हैं ये ड्यूटीज़? आर्टिकल नंबर 51A के तहत जो पहली ड्यूटी है वो ये कह रही है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगा, अवॉइड करेगा और इसके आइडियल्स, आदर्शों एवं संस्थाओं, साथ ही साथ जो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है इसका सम्मान करेगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मानेगा और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स हैं उनको मानेगा और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करेगा। दूसरा राइट क्या है कि वो नोबल आइडियाज़ जिससे हमारा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो है इंस्पायर हुआ था, कि जैसे इंडिविजुअल राइट्स की बात हुई या कह लें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हुई, भाईचारे की बात हुई, एकता की बात हुई, इंटीग्रिटी की बात हुई। तो इन सब आइडियल्स से जिनसे हमारा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल प्रभावित हुआ था, इन आइडियल्स को चेरिश करेंगे, इनको जो है हृदय में संजो के रखेंगे, ठीक है, और उनको फॉलो भी करेंगे, उनका अनुसरण भी करेंगे। तीसरा क्या है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करेंगे, है ना। इसका सम्मान भी करेंगे और इसको अपहोल्ड करने का प्रयास करेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे, ठीक है, इसकी रक्षा भी करेंगे। उसके अलावा टू डिफेंड द कंट्री, भारत का देश की रक्षा के लिए, और जब भी ज़रूरत पड़े और बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवा के लिए हाजिर होंगे, है ना, नेशनल सर्विस देने के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे, हाजिर होंगे। तो ये डी हो गया ना। उसके बाद आता है ई के तहत क्या दिया गया है कि टू प्रमोट हार्मनी इन द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा बढ़ाएंगे, हार्मनी यानी कि समाज में समरसता, है ना, कि एक मेल मिलाप और भाईचारे का भाव बना रहे, ठीक है। और ये भाईचारा जो है शुड ट्रांसेंड रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़, यानी कि भारत में धार्मिक, भाषाई, इसके अलावा क्षेत्रीय, है ना, और वर्ग आधारित बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, ठीक है। रिलीजियस हैं, लिंग्विस्टिक हैं, रीजनल हैं, सेक्शनल है, ढेर सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। इन सब के बावजूद जो है एक ऐसा भाईचारा डेवलप करेंगे जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के प्रत्येक भारतीय को भाई की तरह, है ना, बंधुत्व की भावना का विकास हो सके, फ्रेटर्निटी की भावना का, कॉमन ब्रदरहुड की भावना का विकास हो सके। और ये भी ध्यान रखेंगे कि ऐसे सारे प्रैक्टिसेस जो डिग्निटी ऑफ वुमेन के लिए डेरोगेटरी हैं, है ना, यानी कि महिलाओं की के मान सम्मान के लिए के विरुद्ध हैं, उन सब से बचेंगे, उन सब का त्याग कर देंगे ना, उनको रेनाउंस कर देंगे। उसके बाद एफ आता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। अब भारत का जो कल्चर है वो कैसा है? कंपोजिट है। कंपोजिट कहने का मतलब होता है, हिंदी में इसको हम सामासिक कहते हैं। तो कंपोजिट कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा कल्चर है जो किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि कई सारे धर्म, कई प्रकार के, कई नस्लों के लोग जो हैं आपस में धीरे धीरे पिछले 2000 सालों में मिले हैं और तब जाके ये कल्चर जो है तैयार हुआ है। तो इसी को हम कंपोजिट कल्चर कह रहे हैं, एक ऐसा कल्चर जो कंपोजिट है, ठीक है। इसकी रक्षा करेंगे, इसको बचा के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 51A जी, क्या कहता है? टू इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। तो एनवायरनमेंट की रक्षा करेंगे, वाइल्ड लाइफ की रक्षा करेंगे, नदियों की, झीलों की, है ना, रक्षा करेंगे और प्रत्येक जीवित प्राणी के प्रति करुणा, दया का भाव रखेंगे, ये भी ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये आर्टिकल नंबर 48A के तहत एक डीपीएसपी भी है। यहीं पे कंफ्यूज किया जाता है आपसे सवालों में, क्वेश्चंस जब आते हैं तो पूछा जाता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो उसमें आमतौर पे यही वाला सेक्शन जो है अक्सर फंसाने का प्रयास करते हैं कि आर्टिकल 148A के तहत टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये एक डीपीएसपी भी है और 51AG के तहत जो है एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो यही ध्यान रखना है कि ये ड्यूटी भी है एज वेल एज डीपीएसपी भी है।
उसके बाद 51A(H) आता है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, है ना, कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर मतलब कि अंधविश्वासों में यकीन नहीं करेंगे, ठीक है। और जो कुछ भी कोई भी फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन के माध्यम से जो प्रूवन चीज़ें हैं उन्हीं पे यकीन करेंगे। इसको हम साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं। साथ ही साथ ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है। ह्यूमनिज्म यानी कि मानवता और या मानववाद, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी यही जो मैं कह रहा हूँ ना कि खोजबीन करके, बाकायदा जांच पड़ताल करके ही किसी चीज़ पे यकीन करेंगे। और हमेशा सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाएंगे, है ना, कि पुरानी रूढ़ियाँ हैं, रूढ़ियाँ कहने का मतलब जो कंजर्वेटिव पुराना वो है, जो मतलब कि विच वर नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स, उनको त्याग देंगे और सुधार का पर्सपेक्टिव अपनाएंगे, ठीक है। 51A(H). उसके बाद आता है 51A(I). ये कहता है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करेंगे और हिंसा करने से बचेंगे, है ना, एब्ज्योर वायलेंस, ठीक है, वायलेंस करने से बचेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 49 जो है ये नेशनल मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करने की बात करता है, नेशनल मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करने की बात करता है, जो कि एक DPSP है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नेशनल मॉन्यूमेंट दूसरी चीज़ हो गई, है ना, राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, ये दूसरी चीज़ हो गई। और यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी की बात हो रही। पब्लिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि सरकारी बसें हैं, सरकारी ट्रेनें हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, सरकारी स्पेसेस हैं, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। इनकी रक्षा करेंगे, इनको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे ना, और हिंसा नहीं करेंगे। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। तो इस पे भी फंसाते हैं कि क्या नेशनल मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करना DPSP है या फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ध्यान रखेंगे, नेशनल मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करना एक DPSP है, जबकि पब्लिक प्रॉपर्टी को बचा के रखना क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद J आता है 51AJ। ये क्या कहता है, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ इंडिवर एंड अचीवमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जिस भी स्फेयर में, जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, उसमें आपका प्रयास क्या होना चाहिए, टू अचीव एक्सीलेंस, ठीक है, सर्वोत्कृष्टता हासिल करने का प्रयास करना है। और ऐसे ताकि जो आपका देश है वो भी जो है धीरे धीरे हायर लेवल्स ऑफ इंडिवर एंड अचीवमेंट की तरफ बढ़े, है ना, देश का भी विकास आपके साथ साथ हो। उसके बाद आता है 51A(K). अब इसको ध्यान रखना है कि ये 86th अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। और चूँकि 86th अमेंडमेंट 2002 जो है ये रिलेटेड था राइट टू एजुकेशन, है ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से। तो उसी से रिलेटेड एक फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ दिया गया कि अ सिटीजन हु इज़ अ पेरेंट और अ गार्जियन, है ना, मस्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। तो आर्टिकल नंबर 51A(K) क्या कहता है कि ऐसे सभी माता पिता या गार्जियन जिनका कोई भी बच्चा 6 से 14 ईयर्स के बीच में है, उसके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना उनकी ड्यूटी होगी, उनका कर्तव्य होगा। तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे। इन्हीं को एक बार आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं कि सेम फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं कि संविधान का पालन करना, है ना, और स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को मानना, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, सांस्कृतिक विरासत, है ना, सामाजिक संस्कृति को बचा के रखना, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। इसके अलावा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में, है ना, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना और शिक्षा के अवसर प्रोवाइड करना अपने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल नंबर 51A के तहत और आर्टिकल नंबर 50 पार्ट 4A के तहत, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा उतना ही ज़्यादा हमारा उत्साह बढ़ेगा। और ये उम्मीद है कि ये पूरा सेक्शन जो है पॉलिटी वाला हम लोग बेहतरीन तरीके से कवर कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन मुबारक हो।